छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन का महाधिवेशन जो है वो शुरू हुआ है और इस 3 दिन के महाधिवेशन में कांग्रेस के देश भर से तमाम जो नेता हैं वो यहां पर जुट रहे हैं और 2024 न सिर्फ 2024 बल्कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भी किस तरह पार्टी की जो रणनीति होगी कांग्रेस की उसको लेकर यहां पर चर्चा की जानी है। और सवाल ये भी है कि क्या रायपुर अधिवेशन से कांग्रेस को 2024 की राह मिल पाएगी। अधिवेशन के दौरान देश के अलग अलग मुद्दों पर बात होगी जिससे कांग्रेस की दशा और दिशा भी तय होगी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में आज से फैसला भी जो है वो एक लिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे और इस बीच राहुल गांधी रायपुर पहुंच गए हैं। वो परसों अधिवेशन को संबोधित करेंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा और उसके बाद सोनिया गांधी यहां पर संबोधित करेंगी। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती रायपुर में मौजूद हैं और वहां कवर कर रहे हैं कांग्रेस के इस महाधिवेशन को। बाबा, ये जो बड़ा फैसला वहां पर लिया गया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, इसमें जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इस फैसले को लेकर क्या एक राय वहां पर थी सब में या फिर कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखने वाले भी हैं? देखिए, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं होगा इसके लेकर के जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी उसमें ये बात जरूर है कि कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं, चुनाव होने चाहिए। अब उसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने हमें बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ये अधिकार सौंपा गया कि वो नॉमिनेट करे मेंबर्स की। इसके क्या असर है, क्यों लिया गया, इन सब चीज़ों पर कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम हमारे साथ हैं। निरुपम जी, अच्छा नहीं होता यदि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाता? क्यों टाला गया चुनाव, क्यों अध्यक्ष को सौंपी गई कि वो नॉमिनेट करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ करके दिया। अब सीडब्ल्यूसी का चुनाव इसलिए होना चाहिए कि फिर से हमको साबित करना है कि अंदरूनी लोकतंत्र है। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह फैसला कांग्रेस की जो सर्वोच्च समिति है, स्टीयरिंग कमेटी, उसको करना था। आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी 10 बजे और 10 बजे की बैठक में लगभग सभी लोगों ने, मतलब अल्पमत में थोड़े से लोग थे जो एक चुनाव की बात करते, अदरवाइज सारे लोगों ने यही कहा कि चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष को हमेशा से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर को नॉमिनेट करने का एक अधिकार दिया जाता रहा है। इस नाते आज उसी तरह का रिजोल्यूशन पास हुआ है। उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे, उससे कैसे अलग होगा जो चुन के आते हैं? नहीं, बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो कमजोर तबके के लोग खास करके हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर चुनाव होता तो जो ताकतवर लोग हैं, जिसमें कई बार वो बेचारे एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग पीछे छूट जाते हैं, वो चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रख पाते। महिलाएं सब, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, महिलाएं। तो इसमें एक सीडब्ल्यूसी एक बहुत ही एक सभी सर्वसमावेशी संगठन बने, क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था होने जा रही है और उसको कांग्रेस के हित में, देश के हित में एक पूरी नया दिशा निर्देशन देते हुए बहुत सारे फैसले करने हैं। तो ऐसे में एक अच्छी कमेटी बने, एक अच्छी सीडब्ल्यूसी बने जिसमें हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, उसके लिए जरूरी है कि चुनाव की जगह मनोनयन का ही इंतजाम। एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं था? बहुत लोग हम पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी एक परिवार की पार्टी है, ये पूरा परिवार एक पार्टी चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दो चीजें बड़ी जबरदस्त हैं। एक तो इसका इंटरनल डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर, दूसरा कांग्रेस के अंदर का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है। और सिर्फ एक परिवार का परिवार के सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, लेकिन उसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को पिछले 138 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी के बाद भी कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती रही है, कुछ एक वर्षों से हम लोग तकलीफ में हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि जब एक गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो गांधी परिवार ने सोचा कि क्यों नहीं ये सभी लोग मिलकर के कांग्रेस का आगे का क्या फैसला होगा, क्या दिशा होगी, क्या नीति निर्देशन होना चाहिए, ये फैसला करें। इसलिए अच्छा हुआ ये लोग नहीं आए, आते तो और भी अच्छा होता, उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में परिवार का पूरा आशीर्वाद, परिवार का पूरा मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को मिलता रहना चाहिए।
आज जो भाषण हुआ कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने 2-3 बातें कही है। लोकतंत्र और संविधान पे खतरा, संसदीय संस्थाएं गंभीर संकट से जूझ रही हैं, और एक और बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं उस पर पहरेदारी हो रही है। देखिए, तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। जहां तक संसदीय संस्थाओं की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, संसद है। लोकसभा में अभी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, एक अप्रतिम भाषण था। उस भाषण में जो बुनियादी सवाल खड़े किए, जो वो उनके सवाल नहीं थे, इस देश के सर्वसामान्य लोगों के सवाल थे कि भाई एक उद्योगपति, और ये जो कहा गया कि राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी हो रही है। हाँ, राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी कल ही देखा गया कि एक हमारे प्रवक्ता साहब पवन खेड़ा जी, उन्होंने कुछ बातें कह दी थी, कुछ शब्द का इस्तेमाल था जो कि बीजेपी को अच्छा नहीं लगा, स्वाभाविक अच्छा नहीं लगना चाहिए उनको। तो उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ऐसा लगा कि हमारे अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए किया गया। हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। छत्तीसगढ़ में भी FIR नहीं, कोई नोटिस नहीं, और सीधे जाके डिप्लेन किया जा रहा है। तो ये जानबूझकर कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो या गतिविधियां न हो, इस प्रकार का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी छापे बने अधिवेशन से बिल्कुल, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। पवन जी की गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले देखा होगा आपने कि धुआंधार तरीके से मुख्यमंत्री जी के आसपास के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, हमारे कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे या सरकार से जुड़े कुछ लोग हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब महाधिवेशन पर इसकी एक काली साया पड़े, महाधिवेशन दुष्प्रभावित हो, इससे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सत्ता पक्ष को कभी भी विपक्ष के कामकाज में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। एक सवाल जो होगा इस अधिवेशन से उभर के आएगा, अलायंस का क्या करेंगे? आप महाराष्ट्र में अलायंस है, अब आप अघाड़ी के सदस्य हैं, क्या मैं मानूंगी कांग्रेस अब अघाड़ी का ही हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी? और बाकी राज्यों में क्या करेंगे, खासकर कलकत्ता में और बाकी राज्यों में? सबसे पहले महाराष्ट्र की बात मैं कह दूं कि महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो मानसिक तौर पर तैयार हैं कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ एक महाआघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनकर काम किया जाए। अब फैसला करना है शीर्ष नेतृत्व को, जो फैसला करेंगे उसको हम लोग मान लेंगे। दूसरी बात, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो जिन जिन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर ऐतराज है, उन तमाम पार्टियों को एक विपक्षी गठबंधन में शामिल होना चाहिए। और ऐसा कोई विपक्षी गठबंधन इस देश में संभव नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व न करे। पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? लेफ्ट के साथ जाएंगे तो ममता नाराज। तेलंगाना में क्या करेंगे? TRS के अलग सुर। दिल्ली में क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर तेलंगाना वाले साथी बीजेपी के सचमुच खिलाफ हैं तो उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ममता दीदी अगर निश्चित तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा दिखता है, तो उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। लेफ्ट भी आ सकती है। तो राज्यों में एक गठबंधन का अलग चेहरा हो सकता है, अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पर अब इससे पहले भी लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर सीताराम येचुरी या प्रकाश जी जो थे, वो सारे करास साहब, वो सभी लोग हमारे सुरजीत साहब, वो सभी लोग हमारे एक गठबंधन का हिस्सा हमेशा रहते थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में सभी भाजपा विरोधी या गैर भाजपा जो पार्टियां हैं उनको आना चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो। और जो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उनकी एक मैच फिक्सिंग चल रही है, यह संकेत मिलेगा। एक अंतिम का सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हाल में कि 2024 में कांग्रेस जो है नेतृत्व करेगी गठबंधन का। आपको लगता है इस लाइन पे इस अधिवेशन में कुछ स्थिति साफ होगी? देखिए, बड़ा स्वाभाविक है, ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सभी एक एक स्टेट की पार्टी हैं। उन सभी का अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी भी अपने स्टेट से लेंगे तो कांग्रेस पार्टी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा आंकड़ा लोकसभा में बुरे हाल में भी हमारे पास ही था। आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति में हम वाकई बहुत बड़ी पार्टी के रूप में रहेंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम नेतृत्व करेंगे। तो आपने सुना संजय निरुपम जी को साफ साफ कहा उन्होंने कि गठबंधन का नेतृत्व या कोई भी विपक्ष का मोर्चा जो है वो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस क्या इतना सशक्त हो पाएगी कि वो एक मोर्चा बना पाएगी बीजेपी के खिलाफ? बाबा, एक सवाल इनसे छोटा सा और पूछिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां साथ में आए तो एक जो बड़ा सवाल उठता रहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो क्या वो भी कांग्रेस चाहती है कि इनके साथ आए तो इन्हीं से चेहरा हो, या किसी और पार्टी पे भी राजी हो सकते हैं? तो अभी साहब से जानना चाह रहे हैं स्टूडियो से कि चलिए आप गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, आप कहते हैं अभी आपके बिना गठबंधन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का चेहरे के बारे में भी तय किया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। या कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होने चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष भी शायद यही चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बने।
लेकिन अब प्रधानमंत्री का चेहरा सचमुच विपक्ष के तौर पर कौन होगा? ये विपक्ष का पूरा गठबंधन, और गठबंधन के सभी जो नेतागण हैं वो मिलकर के तय करें, उसको रेटिफाई करें, उसको एक सुनिश्चित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर हमारी राय ज्यादा मायने नहीं रखती है। सुन लिया ताबीज आपने। जी